हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। मेश एनालिसिस का टॉपिक मैं सीरीज में एक के बाद एक नई मेथड्स के साथ डिस्कस करती जा रही हूँ पिछले एक वीक से। और आज मैं डिपेंडेंट सोर्सेज के कंसिडरेशन के साथ मेश एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ, जिसमें मैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों ही एक एक डिपेंडेंट टाइप के मैंने कंसिडर किए। पहले के कुछ वीडियोस पहले मैंने आप लोगों को सोर्सेस के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस या फिर अनकंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्सेस या आइडियल वोल्टेज सोर्सेस, ऐसे ही करंट सोर्सेस, और साथ में मैंने प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट कंट्रोल्ड ऐसे करंट सोर्सेस या वोल्टेज सोर्सेस के बारे में भी बात की थी। उस टाइम मैंने केवीएल केसीएल को लेकर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था डिपेंडेंट सोर्सेस पर। आज थोड़ा सा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस और डिपेंडेंट करंट सोर्स का नेक्स्ट टाइप का या अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन मैं डिस्कस करूंगी, और साथ में उन्हें लेकर मैं मेश एनालिसिस का एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही हूँ। तो थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के बारे में दे दूँ आपको। तो डिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं वो हमेशा सिंबलाइज्ड होते हैं डायमंड शेप के बॉक्स से। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होते हैं या अनकंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होते हैं वो सर्कुलर शेप में शो किए जाते हैं। यहाँ वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स होता तो हम सर्कुलर शेप में करंट सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग देख चुके हैं मेरे अभी तक के क्वेश्चंस में मैं ऐसे ही करंट सोर्स को शो कर रही थी। तो हम किससे सिंबलाइज करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस को? हम डायमंड बॉक्सेस से सिंबलाइज करते हैं। अब इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स या वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, और एक होता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स या करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। उसका क्या मतलब है? मीनिंग ये कि जैसे ये एरो से समझ में आ रहा है कि ये करंट सोर्स है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3V। V का मतलब है ये किसी वोल्टेज पर डिपेंडेंट है, मतलब इस करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड किसी कंपोनेंट के अक्रॉस के वोल्टेज पर निर्भर करता है और वो कंपोनेंट यहीं कहीं है। तो मैंने यहाँ पर V डिफाइन कर दिया है, इस 1 ओम्स के अक्रॉस के वोल्टेज को +V बोला है, और इधर ये पोलैरिटी उसकी प्लस है और वो पोलैरिटी उसकी माइनस है। मतलब लेफ्ट साइड की पोलैरिटी प्लस है और राइट साइड की पोलैरिटी माइनस है। मतलब अगर मैं इसको ऑल्टर कर दूं, मतलब लेफ्ट में माइनस हो जाए और राइट में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट सोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मतलब जब तक इस V की प्लस पोलैरिटी ये है और माइनस पोलैरिटी ये है, तब तक ये वाले करंट सोर्स के करंट डिलीवरेंस की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। और अगर ये पोलैरिटी ऑल्टर हो जाती किसी वजह से, तो करंट सोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मतलब करंट डिलीवरेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन से होगा। हाँ, क्वांटिटी कितनी करंट सोर्स की? अगर ये वोल्टेज 2 वोल्ट्स है तो ये करंट सोर्स हो जाएगा 3 × 2। अगर ये वोल्टेज 2 वोल्ट्स है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी करंट सोर्स के? 3 × 2 6 एम्पियर्स की। तो सिर्फ और सिर्फ V का ये नंबर उठाएगा, सिर्फ V2 है वहां पे, वोल्ट्स से कोई मतलब नहीं यूनिट से, वो सिर्फ नंबर उठाएगा। तो ये 3 × 2 ऐसा 6 एम्पियर्स का करंट सोर्स है। मैंने दो चीजें बताई, डायमंड शेप में सोर्स शो हो रहा है डिपेंडेंट सोर्स, साथ में यहाँ पर इस करंट सोर्स को कोई और वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। और ये वोल्टेज कहाँ डिफाइंड है? इसी सर्किट में कहीं डिफाइंड है। उसकी पोलैरिटी जो डिफाइन की गई है, उसी पोलैरिटी के हिसाब से इसकी डायरेक्शन अपवर्ड करंट डिलीवरेंस की फिक्स है। अगर उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती तो यहाँ पर करंट डिलीवरेंस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है या करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। जैसा कि ये वोल्टेज कंट्रोल्ड या वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, वैसे ये करंट डिपेंडेंट या करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। अब 2I इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ये I जहां भी है इस सर्किट में डिफाइन, उस I का ये मैग्नीट्यूड उठाएगा। और ये I कहाँ डिफाइंड है? 1 ओम्स ये वाला,
और इस लेफ्ट टू राइट जो करंट की डायरेक्शन है वो आई डिफाइंड है। अगर इस आई की डायरेक्शन एक्चुअली ऐसी ना होकर राइट टू लेफ्ट हो जाएगी तो इस वोल्टेज सोर्स की, इस करंट कंट्रोल्ड या करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी ऑल्टर हो जाएगी, मतलब ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। तो यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए, जैसे सिंबलाइज करते हैं हम डायमंड बॉक्स से डिपेंडेंट सोर्सेस को। और दो टाइप के वोल्टेज सोर्सेस होते हैं और दो टाइप के करंट सोर्सेस होते हैं, जिनको हम वोल्टेज डिपेंडेंट या वोल्टेज कंट्रोल्ड बोल सकते हैं, और करंट डिपेंडेंट या करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स ऐसे बोल सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि आपको इनको देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। इनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है किसी भी मेथड से। अभी तक मैंने केवीएल केसीएल लिया है, सर्किट प्रोडक्शन आपको समझा है जितने भी, और साथ में मैंने अभी मेश एनालिसिस ही लिया हुआ है। तो मेश एनालिसिस आगे चल के मैं नोडल एनालिसिस, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और भी दूसरी मेथड जो थर्ड सेम के नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट एनालिसिस सब्जेक्ट में होती है, वहाँ पर भी अलग अलग मेथड्स रूल्स से जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो डिपेंडेंट सोर्सेस के होने पर हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है इसको हैंडल करना। अब सिर्फ हमें यहाँ पर किस चीज़ का देखना रहता है कि सर्किट की कंडीशंस को देख के, सर्किट के कनेक्शन की वजह से कोई ना कोई एक स्पेशल छोटी सी इक्वेशन हमारे सामने निकल कर आती, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर इस सर्किट में V को लेकर कोई इक्वेशन निकल के आएगी और इस सर्किट में I को लेकर कोई ना कोई इक्वेशन निकल आएगी। अब मुझे मेथड कौन सी फॉलो करनी है? मुझे मेश एनालिसिस फॉलो करना है। मेश एनालिसिस फॉलो करना है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी? नंबर ऑफ विंडोज। कितनी है नंबर ऑफ विंडोज? 3। अब मैं देखूंगी क्या यहाँ पर करंट सोर्सेस है, क्या है, कितने हैं? एक ही करंट सोर्स है, मतलब नंबर ऑफ विंडोज मेरी अगर 3 है और करंट सोर्सेस मेरा 1 है, तो मेरी 3 - 1 ऐसे वेरिएबल्स के साथ सम सॉल्व हो जाता। पर यहाँ पर चूंकि एक वेरिएबल कैपिटल I इंक्रीज हो गया और एक वेरिएबल कैपिटल V इंक्रीज हो गया, फिर भी हम सम को मेश एनालिसिस की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने इतनी सारी आपको बताई हुई है। तो ठीक है, नंबर ऑफ विंडोज 3 है, तो मैं सबसे पहले 3 लूप करंट्स एज्यूम कर लेती हूँ, जिसमें से एक लूप करंट I1 ये है, एक लूप करंट मेरा ये है I2 और एक लूप करंट मेरा I3 ये है। 3 लूप करंट्स मैंने एज्यूम कर लिए और ये I1 जो है वो सीधे से किसके इक्वल मैच कर दे रही हूँ मैं? 3V के इक्वल मैच कर दे रही हूँ, क्योंकि 3V ऐसे फ्लो हो रहा है करंट सोर्स से और मेरा एज्यूम्ड लूप करंट भी I1 ऐसा है, मतलब I1 भी मेरा कैसा फ्लो हो रहा है? ऐसा ही फ्लो हो रहा है I1 मेरा। तो I1 किसके बराबर हो जाएगा? 3V के। तो यही मेरी एक छोटी सी इक्वेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस सर्किट के बारे में। वो क्या है? I1 = 3V। ये मैं कहाँ से रीड आउट कर रही हूँ? सर्किट के हालातों को देखकर मैं रीड आउट कर रही हूँ। एक और इक्वेशन मेरे सामने निकल कर आ सकती है। कैपिटल I जो है वो I1 1 ओम से बहने वाला करंट है, पर 1 ओम से मेरा एज्यूम करंट I1 भी बह रहा है और मेरा एक लूप करंट एज्यूम वाला I2 भी बह रहा है। मतलब आप देखिए कि 1 ओम में से I जो मैं डिफाइन कर रही हूँ वो मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग I1 और I2 के एडिशन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस लूप का लूप करंट I1 है, उस लूप का लूप करंट I2 है और दोनों I1 और I2 लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहे हैं और कैपिटल I जो क्वेश्चन में हमें देकर रखा है वो भी लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ कि कैपिटल I किसके बराबर है? I1 + I2, मतलब दो लूप करंट्स के एडिशन के बराबर मेरा ब्रांच करंट I है। तो ये भी मैं सर्किट देखकर ही समझ पाई हूँ। तो ये भी मेरी इस डिपेंडेंट सोर्स के वेरिएबल I से रिलेटेड एक छोटी सी इक्वेशन निकल के आ गई। और ऐसे ही मैं V को भी डिफाइन कर सकती हूँ। मैं V को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? इस 1 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज। अब इस 1 ओम में से बहने वाला करंट कितना है? I3। ये I3 कौन सी पोलैरिटी क्रिएट कर? I3 कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे, मतलब पोलैरिटी कौन सी क्रिएट कर रहा है? लेफ्ट में प्लस, क्योंकि एंटर कहाँ से होगा? 1 ओम में लेफ्ट से, तो वहां प्लस आएगा, दूसरी तरफ माइनस आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी I3 की वजह से
पोलैरिटी 1 ओम के अक्रॉस जो आ रही है वो V से मैच कर रही है, और इस 1 ओम के अक्रॉस मेरे लूप करंट्स, एज्यूम लूप करंट्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होने वाला जो या डेवलप वोल्टेज जो होगा वो 1 इंटू I3 होगा। मतलब यहाँ पे मुझे 1 इंटू I3 ऐसे लिखना था, तो वो V हो गया है, जिसे मैं I3 इंटू 1 करके I3 भी बोल सकती हूँ। तो मेरा V किसके बराबर है? I3 के बराबर है। तो ये छोटी छोटी इक्वेशंस जो वेरिएबल्स यूज कर रहा है डिपेंडेंट सोर्स, उन वेरिएबल से रिलेटेड मेरे पास कुछ इक्वेशंस निकल कर आ रही हैं सर्किट को देखते हुए। तो ये किसी भी मेथड से आप सम को सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस वाले सर्किट पर, तो आपको ये इस टाइप की कुछ छोटी छोटी इक्वेशन सर्किट की कंडीशंस को, सर्किट के हालात को देखते हुए सामने आएंगी। किससे रिलेटेड? डिपेंडेंट सोर्सेस के वेरिएबल्स को लेकर, मतलब V और I को लेकर यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशंस आ गई है। हाँ, मैं मेश एनालिसिस अप्लाई कर रही हूँ, तो मेश एनालिसिस से रिलेटेड मुझे लूप करंट्स एज्यूम करने पड़ रहे हैं, और उन्हीं लूप करंट्स के हिसाब से इसका वेरिएबल V और इसका वेरिएबल I से रिलेटेड मेरे पास कुछ छोटी छोटी इक्वेशन सर्किट को देखकर आ गई है। तो अब मेरा मेश एनालिसिस की थ्योरी या मेश इक्वेशन और साथ में ये वाली इक्वेशन मिलके मुझे सर्किट एनालाइज करने में मदद करेंगी। अब मुझे फाइंड क्या करना है? तो चलिए, मुझे फाइंड करना पड़ सकता है 2I के अक्रॉस 2I में से बहने वाला करंट। मतलब मैं फाइंड करना चाहती हूँ, बाद में बता देती हूँ यहाँ पर फाइंड क्या करना है। करंट फ्रॉम 2I एंड वोल्टेज, दोनों ही कर लेते हैं अपन। फाइंड वोल्टेज एंड करंट ऑफ 2I वोल्टेज सोर्स, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। मेरा क्वेश्चन क्या है कि इस 2I के अक्रॉस का वोल्टेज पता करना और 2I से बाहर डिलीवर होने वाला करंट पता करना, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं मेथड अप्लाई कर रही हूँ मेश एनालिसिस, और मेश एनालिसिस के अकॉर्डिंग लूप करंट सबसे पहले एज्यूम कर लिए, और फिर मैंने इन वेरिएबल्स को देख के, डिपेंडेंट सोर्सेस के वेरिएबल्स को देखकर लूप करंट्स की टर्म्स में मेरी कुछ छोटी छोटी इक्वेशंस आ गई। अब मैं मेश इक्वेशन किस पर अप्लाई कर सकती हूँ? मैं मेश इक्वेशन उन्हीं लूप्स पर अप्लाई कर सकती हूँ जिनमें मुझे कोई भी करंट सोर्स नहीं मिल रहा होगा। मुझे सबके सब ऐसे कंपोनेंट्स मिल रहे होंगे जिनके अक्रॉस का वोल्टेज मुझे डायरेक्टली पता होगा। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोस की लिंक्स मैंने शेयर की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज हम डायरेक्टली नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पर मैं ये लूप ऐसा है जिसमें 1 ओम 2I का करंट वोल्टेज सोर्स और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इन सब के अक्रॉस का मुझे वोल्टेज डायरेक्टली पता चल सकता है। तो मैं यहाँ पर मेश इक्वेशन लिखूंगी। इसी तरीके से ये लूप है जिस पर मैं मेश इक्वेशन लिख सकती हूँ, क्योंकि सभी ये दो वोल्टेज सोर्सेस है, दो रेजिस्टेंसेस है, तो इनके अक्रॉस के वोल्टेजेस में डायरेक्टली मेंशन कर सकती हूँ मेश इक्वेशन में। पर इस वाले लूप 1 पर मैं मेश इक्वेशन नहीं लिख सकती क्योंकि करंट सोर्स है, और ये वाला रेजिस्टेंस भी सर्किट में ऐसी जगह कनेक्टेड है कि मैं किसी भी सर्किट लूप में, चाहे ये लूप हो या बाहर वाला लूप हो, मैं इस रेजिस्टेंस को नहीं ले सकती किसी लूप में जिस पर मैं मेश इक्वेशन लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब मैं कन्फाइंड हूँ, मेरे पास कंस्ट्रेंट है कि मैं सिर्फ इन दो लूप्स पर ही मेश इक्वेशन लिख सकती हूँ। तो ठीक है, मेश इक्वेशन मैं किस पर लिख रही हूँ? सबसे पहले लूप 2 पर। लूप 2 पर लिख रही हूँ। मेश इक्वेशन लिखने का क्या तरीका है? इक्वल टू के LHS साइड में हमारे पास क्या होना चाहिए? सारे वोल्टेज सोर्सेस। तो ठीक है, इस लूप पर मैं देख रही हूँ तो मेरा लूप करंट कैसे फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये कैसे फ्लो हो रहा है? इस ब्रांच में नीचे से ऊपर, मतलब इसकी प्लस पोलैरिटी से करंट निकल रहा है। 2I वोल्टेज सोर्स की प्लस पोलैरिटी से करंट निकल रहा है, मतलब इस इक्वेशन के LHS साइड में मैं 2I मैग्नीट्यूड ले रही हूँ वोल्टेज सोर्स का, और उसके साथ में प्लस साइन लगा रही हूँ, तो प्लस 2I लिखूंगी। क्या कोई और वोल्टेज सोर्स है हमारे पास? कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, एक ही टर्म LHS साइड में आएगी। RHS में मेरे पास क्या होगा? जिन जिन रेजिस्टेंसेस में से I2 बह रहा है, तो
1 + 1 + 1 3 × I2 ऐसी टर्म आएगी। क्या कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पर कंपोनेंट जिसमें से नेबरिंग करंट I1 बह रहा है? हाँ, कौन सा वाला है? ये वाला। तो इसमें से बहने वाला I1 करंट भी इसी डायरेक्शन में है और I2 करंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब मेरी टर्म 1 × I1 की प्लस साइन के साथ बनेगी, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में I1 की डायरेक्शन I2 की ही डायरेक्शन में है। मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा वहां पर? प्लस I1। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, मेश इक्वेशन लूप 2 पर। ठीक है, अब मैं सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ I की जगह I1 + I2। ये I की जगह मैं I1 + I2 सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ। तो 2 × I1 + I2 3I2 + I1 × 1 को मैं I1 लिख रही हूँ। तो ये हो गया 2I1 + 2I2 + 3I2 + I1 और बीच में = हो गया। अब पूरा सॉल्व किया तो ये मुझे I1 = I2 दे रहा है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 मैं इसे बोल दे रही हूँ, यहाँ पर ये 1 हो गई और इसे इक्वेशन नंबर मैं 5 बोल दे रही हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और इक्वेशन नंबर 3 ये हो गई। 4 आगे जाके आएगी और उस इक्वेशन को मैं 5th इक्वेशन बोल दे रही हूँ। तो अब मुझे 3rd इक्वेशन में I1 = I2 मिल गया। अब मैं मेश इक्वेशन 3rd लूप पर लगा रही हूँ। = के इस तरफ मुझे वोल्टेज सोर्सेस लेने हैं। अब लूप में देख ले कितने वोल्टेज सोर्सेस है, तो 2 वोल्टेज सोर्सेस है। कौन कौन सा? 2I और 5 वोल्ट्स का। ये V वोल्ट्स का है बेटा, इसे आप लोग ये V से मत कनेक्ट करिएगा। ये वोल्ट्स का 5 वोल्ट्स का वोल्ट्स V था। तो अब ये एक वोल्टेज सोर्स हो गया इंडिपेंडेंट वाला 5 वोल्ट्स जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 2I मैग्नीट्यूड का। तो = के इस तरफ मैं क्या लिखूंगी? 2I से I3 करंट उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी से निकल रहा है, इसे 2I के साथ प्लस साइन डालूंगी। और 5 वोल्ट्स की बैटरी के माइनस पोलैरिटी से I3 निकल रहा है, तो मैं -5। देखिए बेटा, यहाँ से I3 की डायरेक्शन क्या है? इस वाली ब्रांच में ऐसे बह रहा है I3, मतलब कहाँ से निकल रहा है? इसकी माइनस पोलैरिटी से। तो यहाँ पर -5 लगाऊंगी। तो LHS साइड में मेरे 2 वोल्टेज सोर्सेस 2I और 5 का एल्जेब्रिक सम 2I - 5 लेंगे = अब मैं देखूंगी कि इस लूप में I3 किस किस में से बह रहा है? 2 रेजिस्टेंसेस में से 1 + 1। तो मैं I3 के साथ क्या लिखूंगी? 2। और जिस लूप पर मेश इक्वेशन लिख रहे होते हैं उस लूप के करंट के साथ हमेशा प्लस साइन देते हैं। अब हम देख ले कि कोई नेबरिंग करंट इस लूप के किसी रेजिस्टेंस से कोई पड़ोस वाला करंट बह रहा है क्या? बह रहा है। 1 ओम में से I1 भी बह रहा है और I1 की डायरेक्शन I3 के अपोजिट है। 1 ओम में 1 ओम में से I3 ऐसे बह रहा है और I1 कैसे बह रहा है? अपोजिट बह रहा है। तो मैं 1 × I1 की टर्म माइनस साइन के साथ लिख दूंगी। तो इस तरीके से मेरी ये मेश इक्वेशन हो गई 3rd लूप पर। अब इसको सॉल्व किया तो I को मैंने I1 + I2 सब्सटीट्यूट कर दिया। -5 है = है -I1 है + 2I3। पूरा सॉल्व किया तो ये आ गया 3I1 + 2I2 - 2I3 = 5। अब मैं बोर्ड रब कर देती हूँ और इसके बाद मैं आगे का सम सॉल्व करती हूँ। तो ये हमारी टोटल 5 इक्वेशंस आ गई थी, जिसमें से मैं 4th इक्वेशन को लेकर I2 और I3 सब्सटीट्यूट कर देती हूँ इसमें। ठीक है, I3 को मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ? V। और V की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ? I1/3। मतलब I3 की जगह सीधे मैं I1/3 सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। मैं फिर से बता दूँ, इक्वेशन नंबर 4 में मैं I1 3I1 की टर्म एज इट इज रहने दे रही हूँ। I2 को मैं I1 से सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ क्योंकि I1 = I2 आया है, और I3 को मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ V से। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ 3I1 2I1, I2 की जगह I1 सब्सटीट्यूट कर दिया, -2V सब्सटीट्यूट कर दिया और = 5। अब इक्वेशन नंबर 1 से मैं I1/3 सब्सटीट्यूट कर दूंगी V की जगह। तो वो आ जाएगा, ये दोनों मिलके 5I1 - 2 × I1/3। तो ये टोटल पूरा सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 = 15 - 2 13I1/3 आएगा
इक्वल टू 5, मतलब I1 इज इक्वल टू 15/13 एम्पियर्स इतना आया और यही I2 है। अब जब I2 आ गया, I3 कैसे निकाल सकती हूँ मैं? I3 निकाल सकती हूँ जो कि इक्वल है V के, और V किसके इक्वल है? I1/3 के। मतलब I1/3 यानी 15/13 इंटू 3 मतलब 5/13 आया। अब I3 की वैल्यू मैं बोलूँगी तो 5/13 एम्पियर्स बोलूँगी, और V की वैल्यू बोलूँगी तो 5/13 वोल्ट्स बोलूँगी मैं। इस तरीके से इसको अपने को याद रखना है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल है, बाकी यूनिट्स तो जहाँ वोल्टेज होगा तो वोल्ट्स होगा, जहाँ करंट होगा वहाँ एम्पियर्स होगा। अब मैं I को भी डिफाइन कर सकती हूँ, I1 और I2 को ऐड करके, और दोनों इक्वल है तो ट्वाइस I1 करके, मतलब ये हो जाएगा 30/13 एम्पियर्स। तो ये I की वैल्यू हो गई। ऐसे ही अब अगर मुझे इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता करना है 2I के अक्रॉस का, तो 2I के अक्रॉस का वोल्टेज 2I ही है, और I की वैल्यू कितनी है? 30/13, तो मतलब ये 60/13 एम्पियर्स नहीं वोल्ट्स। चलिए मैंने भी वही मिस्टेक कर दी। ये कितना? 2I वोल्ट्स है। वोल्टेज कितना है 2I के अक्रॉस का? 2I वोल्ट्स वोल्टेज है। तो I की वैल्यू कितनी आई थी? 30/13 आई थी, तो 2I की वैल्यू हो जाएगी 60/13 वोल्ट्स। और अब करंट जो है 2I से कितना बह रहा है? तो देखिए 2I से I2 भी बह रहा है और I3 भी बह रहा है, तो यहां से बहने बाहर निकलने वाला करंट I2 प्लस I3 है। I2 कितना है? 15/13 है। I2 कितना है? 15/13 है, और I3 कितना है? 5/13 है। तो टोटल सम किया तो 20/13 आया। ये टोटल जो है हमें क्या मिल गया है? 2I वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज और इसमें से बहने वाला करंट। और इस तरीके से हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स, चाहे वो करंट कंट्रोल्ड हो या करंट डिपेंडेंट हो, या वोल्टेज कंट्रोल्ड हो या वोल्टेज डिपेंडेंट हो, इस तरीके से हम डिपेंडेंट सोर्सेज के सम्स पर मेश एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में मेश एनालिसिस के जितने भी वेरिएंसेस मैंने मेथड्स के दिए हैं, वो सारे मेथड्स का मैं वेरिएंसेस का एक टेबुलर फॉर्म में आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, ताकि आप लोग उसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सके। यहाँ पर मैं मेश एनालिसिस की सारी कैटेगरीज टेबुलर फॉर्म में डिफाइन कर रही हूँ। सबसे पहली कैटेगरी में वो वाले सर्किट्स ले रही हूँ जिसमें से वोल्टेज सोर्सेस थे, और उन वोल्टेज सोर्सेस का नंबर कितना तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, पर सर्किट में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते थे वो नंबर ऑफ विंडोज के बराबर होते थे। और वो वेरिएबल्स कौन से होते थे? करंट वेरिएबल्स। और वो करंट वेरिएबल्स किसकी वजह से होते हैं? लूप करंट्स एज्यूम करने की वजह से। और हम कौन सी इक्वेशन लिखते थे उन लूप करंट्स पर, उन वेरिएबल्स पर? मेश इक्वेशन लिखते थे। ये मेरी सबसे फर्स्ट टाइप की कैटेगरी थी। सेकेंड टाइप की कैटेगरी थी जिसमें करंट सोर्सेस थे और वोल्टेज सोर्सेस होते भी नहीं भी होते, तो इसलिए मैंने लिखा है वी सोर्सेस मे बी और मे नॉट बी देयर। नंबर ऑफ करंट सोर्सेस मेरे लिए वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उनका नंबर यहाँ पर मैंने NI, कैपिटल NI एज्यूम किया है। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऐसे सर्किट्स में मेरे कितने थे? नंबर ऑफ विंडोज माइनस नंबर ऑफ करंट सोर्सेस, उतने मेरे वेरिएबल्स अननोन होते थे, वेरिएबल्स होते थे। और जितने बाकी के बचे हुए लूप करंट्स थे वो मुझे पहले से नोन रहते थे। किसके बराबर? करंट सोर्सेस के बराबर जो मेरे लूप करंट्स होते थे वो मुझे पहले से पता होते थे। और मैं सॉल्व कैसे करती थी? इसे मेश इक्वेशन की मदद से ही सॉल्व करती थी। अब थर्ड कैटेगरी मेरी कौन सी है? यहाँ पर मैं नंबर ऑफ करंट सोर्सेज, नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ करंट सोर्सेज मेरे NI ही है, पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे दोनों टाइप के हो जाते थे। करंट वेरिएबल्स भी होते थे जो कि नंबर ऑफ विंडोज के बराबर होते थे, और वोल्टेज वेरिएबल्स होते थे जो कि नंबर ऑफ करंट सोर्सेज के बराबर होते थे। और इसे भी मैं कैसे सॉल्व करती थी? मेश इक्वेशन की मदद से। नेक्स्ट मैंने एक मेथड बताई थी आपको इससे पहले वाले वीडियो में, सुपर मेश की। सुपर मेश में मेरे करंट सोर्सेज, वोल्टेज सोर्सेज जैसे भी हो वो सेम यही वाले हालात थे। नंबर ऑफ करंट सोर्सेज मेरे NI ही है, पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे कौन से हो जाते थे? जितने नंबर ऑफ लूप करंट से, मतलब जितनी नंबर ऑफ विंडोज है, तो सेम एज फर्स्ट कैटेगरी होता था। यहां पर मैं लिख देती हूं सेम एज टाइप 1। टाइप 1 के जैसे ही ये कंडीशन है,
पर यहाँ पर मैं मेश इक्वेशन नहीं लिखती हूँ, यहाँ पर मुझे केवीएल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये इतनी वेराइटीज़ है मेश एनालिसिस से सम को सॉल्व करने की, पर कैटेगरी सॉकेट्स की किस पर डिपेंड करती है, क्या सारे के सारे वोल्टेज सोर्सेज है, क्या करंट सोर्सेज है, और कुछ वोल्टेज सोर्सेज भी है। तो ये सेम कैटेगरी है, पर इनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ करंट वेरिएबल्स कम हो जाते हैं और सिर्फ इतने ही वेरिएबल्स रहते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ करंट वेरिएबल्स विंडोज के बराबर होते हैं और वोल्टेज वेरिएबल्स भी बढ़ जाते हैं, कितने, करंट सोर्सेज के बराबर। और यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ विंडोज के बराबर ये नंबर ऑफ करंट वेरिएबल्स है, पर हम मेश इक्वेशन नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं केवीएल इक्वेशन। इसके साथ मैंने आज जो डिस्कस किया डिपेंडेंट सोर्सेज डिपेंडेंट सोर्सेज वाले मेश एनालिसिस को, तो वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को और बढ़ा दे रहा है। जितने नंबर ऑफ आपके डिपेंडेंट सोर्सेज है उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे और बढ़ जा रहे हैं। तो वो कैटेगरी मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि उन सम्स को हम इनमें से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा, और जितने टाइप के मैंने मेश एनालिसिस के वेरिएंसेस बताए और मेथड्स बताई है वो सारी आपको क्लियर होगी। नहीं तो फिर से आप मेरे सारे मेश एनालिसिस के वीडियोस को देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा और आप इसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो प्लीज़ आज के मेरे वीडियो को लाइक करिए, और जितने मेरे कंटेंट को आप शेयर कर सकते प्लीज़ करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।